आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी, पीएचटी, जीआईसी, प्रोक्ता, एलटी ग्रेड अथवा यूजीसी नेट, जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी लाभकारी। तो आज का यह प्रैक्टिस सेट हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करना चाहेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न साथियों, हिंदी साहित्य के आरंभिक कालखंड को आदिकाल नाम देने वाले विद्वान कौन हैं? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया है विकल्प ए, विकल्प क, ग और घ को छोड़ करके विकल्प ख हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है साथियों कि भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है? भोला शंकर व्यास ने हिंदी का जो आरंभिक रूप था उसको उन्होंने अवहट्ट की संज्ञा दी। विकल्प क इसका बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 है कि राहुल सांकृत्यायन ने उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाएं माना है, इससे संबंधित रचना है। इसका आपको जवाब बताना है और इसका जवाब अगर आपने विकल्प सेलेक्ट किया हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं, तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प ग। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश की रचनाओं को शुद्ध साहित्यिक कोटि में न मानते हुए भी अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में स्थान देने वाले साहित्यकार कौन हैं? और इसका जवाब अगर आपने सेलेक्ट किया है विकल्प ख आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। और प्रश्न संख्या 5 है कि आदिकाल का आरंभ मुंजिया भोज के समय से मानने वाले विद्वान कौन हैं? आदिकाल का आरंभ मुंजिया भोज के समय से मानने वाले विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। विकल्प ग इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि आदिकाल के लिए अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय नाम प्रस्तावित करने वाले विद्वान कौन हैं? तो जवाब हो जाएगा इसका डॉक्टर बच्चन सिंह। घ विकल्प इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं हम लोग कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। यह पंक्ति किस इतिहास ग्रंथ से अवतरित है? इसका जवाब आपको बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल जी द्वारा लिखा गया है, अगर इसको चयनित किया है तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि दोहा चौपाई पद्धति के प्रथम प्रयोक्ता कवि इसमें कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। तो दोहा चौपाई पद्धति के प्रथम प्रयोक्ता कवि के रूप में शरहपाद हैं। विकल्प घ इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 9 है जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि कौन हैं? जैन परंपरा के प्रथम कवि के रूप में जाने जाते हैं अगर आपने ग, घ और ख को छोड़ करके क विकल्प स्वयंभू को चुना तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि बौद्ध सिद्धों के प्रथम साहित्यिक उद्धारकर्ता संपादन कार्य का शुभारंभ किसने किया है? और इसका जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया बेंडल विकल्प ख को, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 11 है कि राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों के चर्यापदों और दोहों को किस शीर्षक से संपादित किया? तो राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों के चर्यापदों और दोहों को संकलित किया है हिंदी काव्यधारा विकल्प ग में, तो विकल्प ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंचमकार मध्यमास मत्स्य मैथुन और मुद्रा का विधान किस साहित्य में मिलता है? पंचमकार देखने को मिलेगा आपको सिद्ध साहित्य में। विकल्प घ इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सिद्धों के चर्या गीतों एवं दोहों का प्रकाशन बौद्ध गान व दोहा नाम से
हरप्रसाद शास्त्री ने किस वर्ष में किया? तो इसका जवाब हो जाएगा 1917 ईस्वी, विकल्प क इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दोहा कोश के रचनाकार कौन है? और दोहा कोश के रचनाकार के रूप में आपने सेलेक्ट किया विकल्प ग सरहपाद को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि पुस्तक जल्लड़ हथ दय चैली गज्जन रिपकाज किसकी उक्ति है? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प घ चंद्रवरदाई की उक्ति है। अगला प्रश्न है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया है? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहने वाले राहुल सांकृत्यायन जी हैं। क विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 17 है कि संदेश रासक के रचयिता कौन है? आपको संदेश रासक के रचनाकार बताना है और उत्तर में अगर आपने स्वयंभू, हेमचंद्र और सारंगधर को छोड़ करके विकल्प अब्दुल रहमान ख को चुना तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 18 कि राउरवेल किसकी कृति है? राउरवेल के रचनाकार आपको बताना है और आपने उत्तर में स्वयंभू, पुष्पदंत और राम सिंह को छोड़ करके सेलेक्ट कर लिया रोड़ा कवि क विकल्प को, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 19। मिस्र बंधुओं के अनुसार ब्रज भाषा का सर्वप्रथम हिंदी कविता में प्रयोग किसने किया है? तो मिस्र बंधुओं ने ब्रज भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले रचनाकार को बताया है सारंगधर, विकल्प ग इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अवघड़ का संबंध निम्न में से किससे है? और अवघड़ का संबंध अगर आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प ख गोरखनाथ से, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कि भू परिक्रमा की रचना किसने की? तो भू परिक्रमा की रचना करने वाले रचनाकार हैं विद्यापति महोदय, विकल्प क इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हरिचरित की रचना है, तो इसका जवाब आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट किया है विकल्प ख, तो राइट आंसर के साथ है। नल दमयंती कथा के लेखक कौन हैं? तो नल दमयंती के कथाकार अगर आपने चयनित किया व्यास कवि को, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आदिकाल का प्रथम कवि कौन है इसमें? तो आदिकाल के प्रथम कवि सामान्यतः सरहपाद को माना जाता है, विकल्प क इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो राहुल सांकृत्यायन जी के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है या सरहपाद को माना जाता है, ख विकल्प इसका राइट आंसर है। आचार्य शुक्ल ने देश भाषा काव्य की पुस्तकों की संख्या कितनी मानी है? इसका आपको जवाब बताना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार देश भाषा काव्य की पुस्तकों की संख्या है 8, विकल्प ग इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कविराज श्यामल दास ने रासों की उत्पत्ति किससे मानी है? तो कविराज श्यामल दास के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति रहस्य से मानी गई है, विकल्प ख इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 28 है कि काशी प्रसाद जायसवाल ने रासों की उत्पत्ति किससे मानी है? तो काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार रासों की उत्पत्ति मानी गई है रहस्य से, विकल्प ग बिल्कुल राइट आंसर है। नरोत्तम स्वामी के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति आपको बताना है और नरोत्तम स्वामी के अनुसार अगर रासो शब्द की उत्पत्ति आपने विकल्प क ग ख को छोड़ करके विकल्प ख रसिक को विकल्प घ रसिक को चुना है, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं साथियों हम लोग कि रासों की उत्पत्ति आचार्य शुक्ल ने मानी है। रासों की उत्पत्ति आचार्य शुक्ल के अनुसार आपको बताना है और इसका उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प रसायन, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। शुक्ल के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से हुई है।
अगला प्रश्न है कि नेमिनाथ रास के रचनाकार कौन है? तो नेमिनाथ रास के रचनाकार अगर आपने सेलेक्ट किया विकल्प को तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि दंगवय पुराण के रचनाकार कौन है? और इसका जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया भीम कवि तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 33 है कि योगचर्या किसकी पुस्तक है? योगचर्या के रचनाकार अगर आपने चयनित किया डोम्बिपा विकल्प क को तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि स्वयंभू द्वारा लिखित इसमें से रचना कौन सी है? और स्वयंभू की रचना इसमें अगर आपने विकल्प क ग घ को छोड़ करके विकल्प ख पौम चेरी सेलेक्ट किया तो सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि आला खंड के रचनाकार कौन है? तो आप जानते हैं कि परमाल रासो का ही एक खंड आला खंड के नाम से प्रकाशित है। जगनिक इसके रचनाकार हैं। विकल्प ख इसका राइट आंसर है। पाहुण दोहा के रचनाकार या ग्रंथ की रचना किसने की है? और पाहुण दोहा के रचनाकार के रूप में आपने चयनित किया राम सिंह को तो ग विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि लेखक से रचना का मिलान करना है आपको। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि लेखक से रचना का मिलान करना है आपको। तो अब्दुल रहमान द्वारा लिखा गया इसमें संदेश राशक है। दलपत विजय ने खुमाण रासों की रचना की। और इसके बाद जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार भट्ट केदार हैं और रणमल छंद के श्रीधर हैं। इस हिसाब से विकल्प इसका हो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गोरख बोध किसकी रचना है? गोरख बोध कृति के रचनाकार गोरखनाथ हैं। विकल्प घ इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बेली कृष्ण रुक्मिणी री के रचयिता कौन है? तो जवाब हो जाएगा पृथ्वीराज। विकल्प ग इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नरवई बोध के लेखक कौन है? तो नरवई बोध कृति के लेखक अगर आपने विकल्प क गोरखनाथ को चुना तो सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि बीसल देव रासों के रचनाकार कौन है? बीसल देव रासों के रचनाकार आपने अगर चयनित किया है नरपति नाल को तो ग विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि स्थूल भद्र रास को किसने लिखा है या किसकी रचना है? तो स्थूल भद्र रास के रचनाकार अगर आपने जिन धर्म सूर्य को चुना है तो सही उत्तर के साथ हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 43 की तरफ। पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है? बड़ा ही आसान सा प्रश्न है और इसका उत्तर अगर आपने विकल्प ख क और ग को छोड़ करके चंद्र बरदाई चुना तो सही चुना है और मुझे उम्मीद है कि इसका उत्तर आप सही ही बताए होंगे। अगला प्रश्न है कि बीसल देव रासों के रचयिता कौन है? निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर निर्दिष्ट करें। 1272 मझारी जेठ वदी नवमी बुधवारी नाल रसायन आरंभई शारदा तोठी ब्रह्म कुमारी कास मीरा मुखमंडनी रास प्रसंगो बीसल देराई। तो इसके अनुसार आपने देख लिया कौन नरपति नाल हैं। विकल्प ग इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि लेखक और उसकी रचना को मिलान करना है आपको। ये प्रश्न हम लोगों ने कर लिया है। अगला प्रश्न है कि कौन सा रासो ग्रंथ केवल सूचना के रूप में उपलब्ध है, उसका कोई पुस्तक रूप आज तक अनुपलब्ध है? इसका आपको जवाब बताना है और इसका उत्तर अगर आपने सेलेक्ट किया हमीर रासो विकल्प क को तो सही उत्तर के साथ हैं।
अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में आलाखंड के नाम से जो काव्य प्रचलित है उसका मूल रूप कहाँ किसमें प्राप्त होता है? तो जगनिक द्वारा लिखे गए परमाल रासों में, विकल्प ख इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि चारण काल किस काल का दूसरा नाम है? तो चारण काल आदि काल का दूसरा नाम है, विकल्प ख इसका सही उत्तर। और अगला प्रश्न है कि उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है? तो उपदेश रसायन रास के रचनाकार अगर आपने चयनित कर लिया जिनदत्त सूरि को, ख विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसलमान लेखक या कवि कौन है? और आपने उत्तर में सेलेक्ट किया अब्दुल रहमान, तो ग विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई रचनाओं का चयन विकल्पों में से करना है आपको। तो कर्पूर मंजरी के रचनाकार कौन है? और उत्तर में आपने सेलेक्ट किया राजशेखर, तो सही जवाब के साथ हैं आप। अक्षर द्वीपोपदेश के लेखक कौन है? तो उत्तर में अगर आपने चयनित किया डोम्बिपा, तो ग विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि खालिक बारी के रचनाकार कौन है? और खालिक बारी के रचनाकार अगर आपने चयनित किया अमीर खुसरो को, ख विकल्प बिल्कुल सही जवाब। ढोला मारूरा दुहा के रचनाकार कौन है? और आपने कल्लोल कवि को सेलेक्ट किया, तो क विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दो सुखने किसकी रचना है? तो दो सुखन के रचनाकार अगर आपने चयनित कर लिया अमीर खुसरो को, तो ग विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हमीर रासों के रचनाकार कौन है? हमीर रासों के रचनाकार अगर चयनित किया है आपने सारंगधर को, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि सारंगधर पद्धति के रचनाकार कौन है? और उत्तर इसका अगर आपने सारंगधर से निकाल लिया सारंगधर को, तो घ विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आदिकालीन जैन साहित्य किस भाषा में रचा गया? आदिकाल का जो जैन साहित्य है वह लिखा गया है अपभ्रंश भाषा में, विकल्प क इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जैन साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली कौन सी है? जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प घ रासो काव्य को, तो राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि जैन साहित्य के अंतर्गत रास काव्य शैली से तात्पर्य क्या है? और इसका उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया जैन तीर्थकरों के जीवन चरित्र और वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में हैं, विकल्प ख बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? तो भविष्यत कहा के रचनाकार आपने धनपाल को चुना, क विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि संदेश रासक की रचना विधा क्या है? तो संदेश रासक की रचना विधा आपने चयनित किया खंड काव्य, तो राइट आंसर है आपका विकल्प ग। अगला प्रश्न है कि कृष्ण की रासलीला की परंपरा जो भक्ति काल में प्रसिद्ध हुई उसकी शुरुआत किस ग्रंथ से होती है? तो इसका जवाब अगर आपने चयनित किया उपदेश रसायन, विकल्प क को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम किसने दिया? तो सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहने वाले हैं मुनिदत्त तथा अद्वय ब्रज, विकल्प ग इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्राकृत पैंगलम का विषय क्या है? प्राकृत पैंगलम छंद पर आधारित रचना है, विकल्प ख इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विद्यापति की पदावली में कौन सा रस प्रधान है? तो विद्यापति की जो पदावली है इसमें प्रधान रस श्रृंगार रस है, ग विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आदिकाल के अंतिम प्रमुख कवि कौन है? आदिकाल के अंतिम प्रमुख कवि के रूप में खुसरो जाने जाते हैं, विकल्प घ इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कौन सा रासो ग्रंथ अजमेर के शासक से संबंधित है? और उत्तर में अगर आपने चयनित कर लिया बीसल देव रासो, तो ग विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 68 है कि चारण काव्य की भाषा कौन सी है? तो चारण काव्य की भाषा अगर आपने चयनित कर लिया
डिंगल भाषा, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका विकल्प ग। अगला है कि सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है, यह सही विकल्प है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सराफा हैं, यह भी सही है। और सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पदों तथा दोहों में हुई, यह भी सही है। लेकिन सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है, यह कथन सही नहीं है। विकल्प घ इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश प्रभावित रचना इसमें से कौन सी है। तो अपभ्रंश से प्रभावित रचना अगर आपने इसमें चयनित किया विकल्प ग भरतेश्वर बाहुबली रास, तो ग विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि चारण साहित्य किसका दूसरा नाम है। चारण साहित्य रासो साहित्य को कहा जाता है, घ विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कौल ज्ञान निर्णय की रचनाकार कौन है। कौल ज्ञान निर्णय कृति के रचनाकार अगर आपने चयनित किया है मत्स्येंद्र नाथ, विकल्प ख को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि मत्स्येंद्र नाथ का पूजा या उपासना का क्या नाम था। तो जवाब हो जाएगा विकल्प ख पिपलीश देव, विकल्प ख इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आल्हा और उदल नाम के दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों और युद्धों का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन निम्नलिखित में से किसका वर्ण विषय रहा है। तो इसका जवाब अगर आपने चयनित किया है परमाल रासो जगनिक द्वारा लिखा गया है, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि परमाल रासो का रचयिता जो महोबा के राजा परमारी देव पर का आश्रित कवि था, वह कौन है। और जवाब में अगर आपने सेलेक्ट किया जगनिक, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि रासो ग्रंथ परंपरा का सर्वाधिक प्रसिद्ध लेकिन उतना ही विवादास्पद काव्य ग्रंथ कौन सा है। तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प ख पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य के अनुसार सराफा का समय काल क्या है। और जवाब अगर आपने सेलेक्ट किया 633 ईस्वी, तो ग विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है शुक्ल जी ने जिन 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, उनमें अपभ्रंश की कितनी रचनाएं हैं। तो इसका उत्तर अगर आपने सेलेक्ट किया 4, तो क विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कनफटे योगी किस पंथ के लोगों को कहा गया। कनफटे योगी के नाम से प्रसिद्ध हैं नाथ पंथी, ख विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। उपयुक्त कथन किस विद्वान का है। तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प ग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है कि सिद्धों के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सिद्धों के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है, और आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प घ सिद्धों को कनफटा योगी कहा जाता है, तो बिल्कुल राइट आंसर है। बाकी सिद्ध निरीश्वरवादी थे, नारी भोग में विश्वास करते थे और उनकी भाषा संध्या भाषा कहलाती है। यह सारे विकल्प सही हैं, तो विकल्प घ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नवनाथों में कौन शामिल नहीं है, और इसमें अगर आपने कणापा को सेलेक्ट किया तो ग विकल्प आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले कवि कौन हैं, और उत्तर में अगर अमीर खुसरो को चुना है आपने, तो घ विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। नारियों के प्रति निंदा और उपेक्षा का भाव किस साहित्य में मिलता है। तो जवाब हो जाएगा इसका नाथ साहित्य, विकल्प क इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न है कि स्वयंभू की उस कृति का नाम बताइए जिसमें राम कथा वर्णित है। तो जवाब हो जाएगा विकल्प को पौम शेरयू। अगला प्रश्न है कि आदिकालीन किस कृति में छंदों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। तो जवाब हो जाएगा विकल्प ख पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है कि बीसल देव रासो की विरहिणी नायिका कौन है। तो जवाब हो जाएगा इसका राजमती। विकल्प घ इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चर्या पद है। तो चर्या पद इसमें क्या है, बौद्धों द्वारा तांत्रिक चर्या के समय गाए जाने वाले पद। विकल्प ख इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसमें सुमेलित आपको करना है, देवसेन की रचना श्रावकाचार है और सराफा की दोहा कोश, जोयुंद की योगसार और शालिभद्र सूर की भरतेश्वर बाहुबली रास। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रचना एवं रचनाकार को सुमेलित करना है। तो ऋण कुमार चरित के रचनाकार कौन है। तो यह पुष्पदंत की रचना है। जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार मधुकर कवि हैं। उपदेश रसायन के रचनाकार जिनदत्त सूर्य हैं और कुमार पाल प्रतिबोध सोम प्रभ सूर्य हैं। तो इसका विकल्प ग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया है। तो आदिकाल को वीरगाथा काल कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। विकल्प घ इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि 11वीं सदी में राम सिंह की दोहा काव्य परंपरा में आने वाली कृति इसमें से कौन सी है। और उत्तर में अगर आपने पाहुण दोहा सेलेक्ट किया तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। और जवाब में आपने गणपत चंद्र गुप्त को सेलेक्ट किया। क विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि असंगत अनुक्रम को बताइए। तो इसमें विकल्प ग जो है यह असंगत हो जाएगा, क्षमा करें संगत हो जाएगा। मधुकर कवि द्वारा लिखा गया जय मयंक जस चंद्रिका है, जबकि देवसेन की रचना श्रावकाचार है और दामोदर कवि हैं उक्त व्यक्ति प्रकरण के। इसमें ग विकल्प इसका राइट आंसर होगा संगत अनुक्रम में। अगला प्रश्न है कि इसमें संगत अनुक्रम बताना है, यानी सही रचना का क्रम आपको बताना है। और इसमें दलपति विजय ने लिखा है कुमार रासो। विकल्प क इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न भी संगत अनुक्रम का ही चयन करना है और इसमें अगर विकल्प आपने चयनित कर लिया है जय चंद्र प्रकाश भट्ट केदार विकल्प ख को, तो राइट आंसर है। आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा। तो आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा देने वाले कौन हैं। और उत्तर में अगर आपने चयनित कर लिया राम खिलावन पांडे। विकल्प क को सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न है कि श्रावकाचार के रचनाकार कौन है। तो श्रावकाचार के रचनाकार आपने सेलेक्ट किया देवसेन, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है राउरवेल कृति किस विधा की रचना है। और इसका जवाब अगर आपने सेलेक्ट किया चंपू काव्य, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि सुमेलित करना है आपको। तो जगनिक द्वारा लिखी गई रचना परमाल रासो है, विद्यापति की रचना पदावली है,
अमीर खुसरो ने 2 सुखन लिखे और स्वयंभू का पोम चेरिव है। विकल्प इसका क जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आज की पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। लेकिन हम ले आपसे विदा उससे पूर्व आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।